वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र को बताने वाला हूं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, हेडिंग मेरा 10th क्लास है ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही मैं आप सभी को सारे फार्मूला को समझाने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपको हर फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम का क्वेश्चन एक भी ना मिस कर पाएँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता है मैट्रिक क्लास का एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप मैथ को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सभी चैप्टर के आपको फार्मूला अगर अच्छी तरह से याद हो तो आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए बिना समय गए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट फार्मूला। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में कौन कौन से महत्वपूर्ण फार्मूला है वो देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसे हम विभाजन के नाम से या भाग के नाम से भी जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है, देखिए ए बराबर, ये बराबर है, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का फार्मूला होता है। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, आप इसे कहेंगे भाज्य, बी को कहेंगे भाजक, क्यू को कहेंगे भागफल और प्लस आर को कहेंगे आप शेषफल। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने एलसीएम होता है। देखिए, जो दो संख्याएं होते हैं, जो भी क्वेश्चन में दो संख्याएं देते हैं, अगर हम उनको गुणा कर दें तो वो HCF और एलसीएम के बराबर होता है। अगला देखते हैं 3 नंबर, कोई भी संख्या शून्य यानी 0 पर तब समाप्त होती है जब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 5 होता है। देखिए, कोई भी 0 पर तब समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड कितना होगा, 2 और 5 होगा। अगला पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतम मान के लिए अगर आपको कहा जाए प्रश्न में कि अधिकतम मान ज्ञात करें, उसके लिए आपको HCF ज्ञात करना है। अगर आपसे कहा जाए न्यूनतम मान ज्ञात करें तो उसके लिए आपको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ यहाँ पे आपका चैप्टर 1 का जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे वो खत्म हुए। अब देखते हैं चैप्टर 2। ठीक है, चलिए देख लेते हैं चैप्टर 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे शून्यांकों का योगफल। देखिए, शून्यांकों का योगफल को हम अगर मैथ रूप में कहें तो बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं। इस अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यांकों का योगफल और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इस दो चैप्टर में ये योगफल और गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पे देखिए गुणनफल, यहाँ पे लॉ छूट गया है, मैं लिख देता हूँ। चलिए लिखिए, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुणे बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा गुणे बीटा का मतलब होता है शून्यांकों का गुणनफल। देखिए, ये दोनों अल्फा और बीटा क्या होते हैं, दोनों शून्यांक होते हैं। अगर मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया तो इसे कहेंगे शून्यांकों का गुणनफल और इसका फॉर्मूला होता है c/a। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट इंटू, देखिए x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। ठीक है, ये आपका होता है द्विघात बहुपद का। जब भी आपसे कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपका अल्फा और प्लस बीटा यानी कि ये इसका आपका मान रहना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान रहना चाहिए और अल्फा गुणे बीटा का मान रहना चाहिए। नहीं हो तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे जैसे देखेंगे हम तो आगे है चौथा, इसका द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है या फिर द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a b c कोई अचर पद होता है।
यानी यहाँ पे ए बी सी जो है वो अचर पद होगा, किसी कोई अंक होगा उसके जगह। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जैसे देखेंगे फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ करके रखे हैं। अब देखिए तो सभी फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। देखिए जहाँ क्या होता है कि माइनस बी जो होता है ना वो एक्स का गुणांक होता है, और जहाँ ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। चलिए अब दूसरी बात, अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बाई ए, और ये देखिए इसमें सी जो होता है ना वो अचर पद होता है, और जो ए होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी था ये तो एक्स स्क्वायर गुणांक था। चलिए इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका एक अलग से फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे माइनस बी बाई ए। देखिए योगफल है, तीन शून्यांक है, तीनों शून्यांकों का योगफल है, तो योगफल हमेशा माइनस बी बाई ए ही होता है। चलिए आगे देखिए, ये है शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये तीन शून्यांक है, और तीन शून्यांकों को जब गुणनफल निकालना हो तो माइनस डी बाई ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये खास है। देखिए अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा, ठीक है। अल्फा गुने बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे दूसरा चैप्टर भी क्या होता है समाप्त होता है। आगे देखते हैं तीसरे चैप्टर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चैप्टर 3 है, और चैप्टर 3 में देखिए क्या करते हैं। चैप्टर 1 में एक और नोट था वो देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए क्या नोट था ये, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, और इसका आप कह सकते हैं भाज्य को आप कहते हैं पी एक्स, और भाजक को कहते हैं हम जी एक्स, और भागफल को आप कहते हैं क्यू एक्स, और शेषफल को आप कहते हैं आर एक्स। तो ये आपको उसमें था चैप्टर 2 में। और ये आते हैं यहाँ से चैप्टर 3। चैप्टर 3 में सबसे पहले आपको देखना है पॉइंट ये देखिए क्या, कि देखिए यदि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 हो। ये दो समीकरण है अलग अलग, है ना। चलिए दो चर वाला है, दो समीकरण है, तो हो इनमें देखना अगर ये दो क्वेश्चंस हो। अब देखिए क्या, जब अगर इनका हम तुलनात्मक अनुपात निकाले, क्या निकाले तुलनात्मक अनुपात। देखिए ये अनुपात हमने निकाला तुलना करने के लिए, a1 बट्टा a2, इसका a1 ले लिए और इसका a2 ले लिए, बराबर कर दिए इसका b1 और इसका कर लिए b2। तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2। पहला कंडीशन ये कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2, तब क्या हो सकती है। तब देखिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। जैसे आप यहाँ तक देख सकते हैं कि एक अलग रेखा है और ये एक अलग रेखा है, और दोनों रेखाएं इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। चलिए ये इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब अगला देखते हैं। अगला है तीसरा, देखिए क्या दूसरा पॉइंट क्या है, और इसका केवल एक अद्वितीय हल होता है। देखिए जो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं उनका हल एक ही होता है, उनका मान एक ही आता है, इसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं आता है। 3 नंबर देखते हैं, इसका युग्म संगत होता है। जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उनका युग्म क्या होता है, संगत होता है। उसी क्वेश्चन में देखते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आ जाए, लेकिन c1 बटा c2 नहीं आए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ जाए और ये बराबर नहीं आए। तब क्या होगा, तब देखिए रेखाएं समानांतर होती हैं। जब पहले दोनों वाला बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तब रेखाएं समानांतर होती हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये समानांतर रेखाएं हैं, कभी एक दूसरे को किसी बिंदु पे नहीं काटेंगी। इसका कोई हल नहीं होता, जब ये काटेंगे ही नहीं एक दूसरे को तो इनका मान कहाँ से होगा। चलिए इसका युग्म असंगत होता है, जो कभी नहीं एक दूसरे से मिलते हैं उनका युग्म कैसा होता है, असंगत होता है। चलिए और अब तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब a1 बटा a2 बराबर ये देखिए ये a2 है, ठीक है, ये a2 है, याद रखिएगा। a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2 बराबर आ जाए c1 बटा c2, तीनों के तीनों आपस में बराबर आ जाए, तब रेखाएं एक दूसरे को संपाती करती हैं। ये पहला है।
दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए संपाती करते हैं मतलब बहुत सारे बिंदु पे काटते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, इस पे बहुत सारे बिंदु पे काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बहुत सारे बिंदु पे काटते हैं। और इसका हल क्या होता है, इसके हल अनेक होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं, जितना चाहे उतना हल होते हैं। चलिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि इसका युग्म संगत होता है। इसका युग्म क्या होता है, संगत होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जो आगे देखेंगे समीकरण। देखिए दो चर वाले समीकरण को हल करना। देखिए हल हम कर सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी दो चर जिसमें होता है, जिसमें दो चर होते हैं, उसे हम तीन विधि से हल कर सकते हैं, चार विधि से भी कर सकते हैं। देखिए पहला होता है जो कि आप जानते हो, विलोपन विधि से कर सकते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, और एक होता है ब्रज गुणन विधि से, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ब्रज गुणन विधि से कैसे करेंगे। ब्रज गुणन विधि से करने के लिए ये मान लीजिए कि दो क्वेश्चन आपके पास हैं, ठीक है, दो समीकरण है, दो ऐसे समीकरण हैं जो क्या है, इसमें दो चर हैं, दो चर वाले ये रैखिक समीकरण है। अब इनका हल हमें करना है। अगर इनका हल निकालना है तो इनका हल करने के लिए देखिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसको याद करना पड़ता है। जैसे देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और इससे आप देखिए एक्स का मान निकाल सकते हैं, ये वाई का मान निकाल सकते हैं, और ये अचर पद का मान निकाल कर फिर आप तुलना कर लेंगे। एक्स को आप तुलना कर लेंगे अचर पद में, फिर आप वाई को तुलना कर लेंगे अचर पद में। मतलब कि एक बार आप इसको बराबर रख देंगे अचर पद के, और एक बार आप इसको बराबर रख देंगे अचर पद के, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो कैसे भी हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप इसको इसके बराबर रखिएगा तो वहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, और इसको अगर इसके बराबर रखिएगा तो वहाँ से आपका वाई का मान निकल जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं सूत्र याद करके। और नहीं, अगर आप चाहते हैं कि सूत्र कैसे तैयार करें, तो सूत्र को बनाने के लिए देखिए नियम क्या है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा BC/AB। क्या याद रखना होगा, BC/AB, ये याद रखना होगा। BC और AB याद रखना होगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है BC और AB याद रखना पड़ेगा। चलिए अब क्या करना है कि सब यहाँ पे BC और AB लिख लेना, सब में ऊपर 1 लगा देना है और नीचे 2 लगा देना है, ठीक है। चलिए और क्या करना है, देखिए पहले ऊपर से नीचे जाना है गुना करके, फिर नीचे से ऊपर जाना है। पहले ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, ये गुना करना है। तो देखिए क्या हो गया, B1 गुने C2 लिख सकते हैं यहाँ पे x बट्टा B1 गुने C2 है, और फिर नीचे से ऊपर जाना है, B2 गुने C1, B2 गुने C1 है, इसको माइनस करना है। हमेशा याद रखिएगा, इसको गुना करके माइनस करना है, इसको गुना करके इस वाले को माइनस करना है, ठीक है। चलिए फिर हम ऊपर से आएंगे, तो ऊपर से आएंगे तो C1 गुने A2, तो C1 गुने A2 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप y का मान, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे नीचे से ऊपर जाओगे, C2 गुने A1, तो C2 गुने A1 है, फिर बराबर अचर पद के लिए निकालोगे। अब क्या करोगे आप अचर पद के लिए, सिंपल वर्ड में देखो, पहले आप ऊपर से नीचे आओगे, A1 गुने B2 माइनस कर लोगे A2 गुने B1 कर लोगे, या फिर सबसे आसान कर लोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये है, ये देखो यहाँ से मैं बताता हूँ, एक और तरीका है, आप उससे भी कर सकते हो। देखो कैसे, सिंपल वर्ड में, ये मान लो आप x का मान निकाल रहे हो, ठीक है, ये दोनों समीकरण है, इसमें आप x का मान निकाल रहे हो। अब जिसका मान निकालो उसको पूरा ढक लो, ठीक है, और उसको ढको, जो बचे उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो बचे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वो भी कैसे, पहले ऊपर से आना है फिर नीचे जाना है। देखिए B1 गुने C2 है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे B1 गुने C2 माइनस करना है, इसके बाद आपको नीचे से ऊपर, तो B2 गुने C1 देख सकते हैं, B2 गुने C1 है, माइनस कर दिए। चलिए इस प्रकार ये x का निकल गया। अब अगर आप y का चाहते हैं, जिसका आप निकाल रहे हैं y का निकाले, तो y को पूरा ढक ले, और उसका y को ढकने के बाद जो बच्चा उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए जैसे आप कर सकते हैं, यहाँ से इसको अगर आप ढक लेते हैं तो बच जाएगा ये दोनों, ठीक है, ये और ये बचेगा। आप क्या गुना करेंगे, देखिए ऊपर से नीचे आएंगे पहले, तो A1 गुने C2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है आपका यहाँ पे आप करोगे तो उससे भी हो जाता है। A1 गुने आपका यहाँ पे C2 हो जाएगा y के लिए, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये उल्टा है, तो हो जाएगा A1 गुने C2 है। चलिए और फिर आपको नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, A2 गुने C1 देख सकते हैं, A2 गुने C1, तो पहले इसने नीचे से लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ये आ जाएगा ऐसे, आप उससे भी करोगे तो आ जाएगा। चलिए और अगला बच गया ये, आप क्या करो, एक बार आपने x का निकाला, एक बार आपने y का निकाला, एक बार आप क्या निकालोगे, इस चर के लिए निकालोगे। जब इसके लिए निकालोगे तो इसको आप बंद कर लोगे, जो बचेगा उसको गुना करोगे। तो कैसे करोगे, A1 गुने
B2, तो A1 गुने B2 हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको, A1 गुने B2 हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, इधर से नीचे से ऊपर जाओगे तो A2 गुने B1, तो A2 गुने B1 मिल गया। आप इस प्रकार इस फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ यही यहाँ पे आपका ब्रजगुणन विधि समाप्त हुआ। इसी के साथ यहीं पे आपका चैप्टर 3 भी समाप्त हुआ। आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? देखिए ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है द्विघात समीकरण। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण का मानक रूप। देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसी को हम मानक रूप ही कहते हैं, जो कि इसका पावर एक आरोही या अवरोही क्रम में होता है, तब इसे हम मानक रूप कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी बहुपद का घात अगर वो द्विघात हो और वो उसका बहुपद उसका घात जो बहुपद का घात हो या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, देखिए एक अलग से है, लेकिन ये आपका जब आप सॉल्व करते हो तो ये आता है, जिसे कहते हैं आयत का क्षेत्रफल। ऐसे आयत का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए अब देखिए दूरी देखते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है चाल गुने समय होता है। आप यहाँ से चाल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए चाल को इधर क्या है, तो इधर देखिए गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, तब आपका चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बट्टा समय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला हम आते हैं 4 चैप्टर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसी के लिए 4 चैप्टर का वीडियो भी देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने। देखिए क्या, जो कि है टॉपिक मूल्य। मूल्य का सूत्र क्या होता है? इसे देखिए मूल्य सूत्र भी कहते हैं, या मूल्य निकालने के सूत्र कहते हैं, या मूल्य विधि से सूत्र कहते हैं, जो कहें आप कह सकते हो। तो मूल्य का सूत्र क्या होता है? देखिए -b ± √(b² - 4ac/2a), इसे हम डी भी कहते हैं, इसे वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब समझ आएगा, इसे विवेक्तर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब ये आपकी एक सूत्र हो गई, जिसकी क्या कहते हैं? मूल सूत्र। देखिए ठीक है, आप इसे दोनों शून्यांक ज्ञात कर सकते हो, कि प्लस और माइनस दोनों है, तो यहाँ से 2 शून्यांक निकल जाएंगे, जिसे मूल्य कहते हैं। चलिए, या फिर अगर आप चाहें ये मूल्य का सूत्र ये ले लीजिए, या देखिए दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है -b ± √d। हमने बोला था इसको डी कहते हैं, हमने यहाँ पे डी लिख दिया बटा 2a। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे विवेक्तर लिख देता है, या फिर लिख देता है विलोचना ऐसे कुछ लिख देता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है विवेचक। क्या लिखते हैं जी दोस्तों? इसका लिख देता है डी, ना लिख के लिखते हैं विवेचक, तो विवेचक भी होता है, याद रहे। चलिए देखिए अगला है, देखिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा विवेक्टर यानी विवेचक। देखिए इसका 2 नाम है, विवेक्टर या विवेचक कह सकते हैं, और इसे हम इंग्लिश में डी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मूल्य। तो मूल्य विधि से देखिए शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूल्य विधि से अगर शून्यांक ज्ञात करना हो, तो अगर आप उसमें केवल x का मान चाहते हैं, देखिए x का मान चाहते हैं मूल्य विधि से, देखिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? -b ± √(d/2a। देखिए वही फॉर्मूला है, सिंपल है, मूल्य विधि से निकल रहा है, तो इसे मूल्य विधि से भी कह सकते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला है, मैंने इसको दोबारा लिखा है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए शून्यांक अल्फ़ा और बीटा के लिए, अगर मान लो शून्यांक अल्फ़ा और बीटा दिया हो, डायरेक्ट ये मतलब आपका क्वेश्चन द्विघात समीकरण ना दिया हो, अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यांक ही दिए गए हों और कहा जाए इसके मूल्य ज्ञात करो, तो जब 2 शून्यांक ही दिए गए हों, तो देखिए अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है? पहले हम अल्फ़ा ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, मतलब इसको शून्यांक कहते हैं, ये भी शून्यांक कहते हैं और ये भी शून्यांक कहते हैं। ठीक है, तो 2 शून्यांक अगर आपको ज्ञात करना हो, एक मतलब जो भी दिया हो उसके अनुसार, तो आप क्या करेंगे? अल्फ़ा का होता है, देखिए अल्फ़ा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? -b + √(d/2a। और बीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बराबर -b - d/2a। इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। और इन्हीं दोनों को अगर हम एक साथ लिख दें तो इसे कहते हैं मूल्य का सूत्र। ठीक है, जिसे हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इस चैप्टर की खास जानकारी देखिए क्या, जब विक्टर यानी डी का मान 0 हो, यानी d = 0 हो, जब d = 0 हो तब मूल देखिए, जो उसका मूल होगा वास्तविक होगा और सामान्य मूल होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, जब 0 होगा तब एक जैसा मूल आएगा और वास्तविक आएगा। ठीक है, यानी देखिए अल्फ़ा बराबर बीटा आएगा, उसके 2 शून्यांक आएंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे, दोनों बराबर रहेंगे। चलिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए, जब d का मान 0 से छोटा हो, मतलब 0 से छोटा यानी 0 से छोटा हो, तब देखिए यानी d छोटा हो किससे? 0 से, तब यानी कि d का मान हमेशा ऋणात्मक हो, मतलब माइनस में हो, तब देखिए तब मूल्य वास्तविक नहीं होता है। जब भी d का मान माइनस में आए तो उसका मूल्य
वास्तविक नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए अगला क्या है, सबसे अलग तरीका का देखिए क्या है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तब ये कह सकते हैं कि जब जब d का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि d बड़ा होता है 0 से, तब क्या होता है कि मूल्य वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक तो होता है लेकिन यहाँ पे असमान, मतलब एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग इसका आंसर आता है। 2 शून्य आते हैं, अल्फा और बीटा आते हैं और दोनों ही अलग अलग आते हैं। चलिए मैंने आपको तीनों अलग अलग बताया, अब मैं इन तीनों को एक साथ बता देता हूँ। देखते हैं तीनों एक साथ। देखिए मूल की प्रकृति तीनों एक साथ देखते हैं हम। देखिए मूल की प्रकृति कैसे पता कर सकते हैं। देखिए जब d का मान 0 आए, d बराबर 0 हो, तब मूल वास्तविक होता है। जब d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा, देखिए 0 है ना इधर, ये बड़ा का चिन्ह, तो 0 से बड़ा हो तब मूल वास्तविक ही होता है। देखिए 0 हो या 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा। जब d का मान 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, माइनस वाला ही 0 से छोटा होता है, बाकी जो भी प्लस वाले होते हैं वो 0 से बड़ा होते हैं। चलिए तो याद रहे, 0 आए या 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा, और 0 से छोटा है तो वास्तविक नहीं होगा। अब इसी के साथ आपका चैप्टर 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एपी, जिसे हम समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, समानांतर श्रेणी को संक्षेप रूप में एपी कहते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, देखिए प्रथम पद का मतलब होता है ए, सार्वंतर का मतलब होता है डी, पदों की संख्या का मतलब होता है एन। देखिए पदों की संख्या मतलब एन, एनवा पद कहे चाहे कोई भी कहे तो उसका मतलब एन। अंतिम पद जैसे एनवा पद है ना, 24वां पद हो तो उसको क्या कहेंगे, एन कहेंगे या फिर एल कहेंगे। ठीक है, और ये पदों की संख्या हो तो क्या कहेंगे, एन कहेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला है एनवा पद, यानी एन होता है, जिसे हमने बताया था यहाँ पे एन होता है। ठीक है, एनवें पदों का योग कितना होता है, एनवें पदों का योग, तो योग कहेगा ना, योग मतलब जोड़, तो उसे कहेंगे एस एन। ठीक है, चलिए मैंने सारी चीज़ बता दी आपको, जो भी संकेत थे मैंने संकेत बताया। अब देखिए फॉर्मूला, एनवा पद का सूत्र क्या होता है, एनवा पद ज्ञात करे कहे आपसे, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी एक फॉर्मूले से आपका 5.1 पूरा बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जब देखेंगे तो आगे आपके पास है ये एनवें पदों का योग क्या होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो योग संकेत था। अब यहाँ पे देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना आपका फॉर्मूला है एस एन का, यानी योग का होता है। देखिए हम योग दो तरीके से निकाल सकते हैं, किसी भी पद का योग दो तरीके से, ये पहला सूत्र था। और दूसरा देखिए, एनवें पदों का योग निकाल सकते हैं, an/2 इंटू a प्लस एल, जब एल का मान हो, मतलब अंतिम पद दिया हो तब आप ये ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए अंतिम पद हो और ए हो तब आप ये छोटा फॉर्मूला लगाकर आप एस एन ज्ञात कर सकते हैं सिंपल वर्ड में, इसे हम एस एन ही कहते हैं। ठीक है, वो भी एस एन है और ए भी एस एन है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको काम आएगा। देखिए बहुत आपसे हमेशा एग्जाम में कहता है कि इस एपी का प्रथम 4 पद निकाले, तो देखिए जब भी आपसे कहे कि एपी का 4 पद निकाले, तो 4 पद निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। पहला पद निकालने का होता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद में ए, प्रथम पद का मतलब होता है जो पहले होता है ना उसको ए कहते हैं। दूसरा पद का होता है ए प्लस डी, आप डी निकालेंगे और निकालेंगे ए प्लस डी, तो दूसरा पद निकल जाएगा। तीसरा पद निकलता है ए प्लस 2d और चौथा पद निकलता है ए प्लस 3d। इसी प्रकार अगर बात की जाए 29वां पद की तो ए प्लस 28d, उसी बात की जाए कि 50वां पद की तो ए प्लस 49d, एक डी कम रहता है हमेशा। चलिए आगे देखते हैं, आगे जैसे देखेंगे हम, ये देखिए क्या है, एपी है या नहीं पता करने के लिए क्या करते हैं। तो एपी है या नहीं पता करने के लिए देखिए हमें ये 3 चीज़ें निकालनी पड़ती है। a1 माइनस a2 निकालेंगे, फिर देखिए a3 माइनस a2 निकालेंगे और a4 माइनस a3 निकालेंगे। ये तीनों चीज़ें निकालेंगे और तीनों चीज़ें निकालने के बाद अगर तीनों का मान सेम आए, तीनों का मान बराबर आए, तो समझिएगा आप कि क्या है, वो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। देखिए समझिए, यदि तीनों का मान समान आए तो एपी है, अन्यथा नहीं है। चलिए आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वंतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सार्वंतर मतलब डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ठीक है, 29वां पद कहते कि 29वां पद निकालते क्या फॉर्मूला होगा, तो a प्लस 28d होगा। इसी प्रकार 27वां पद कहे तो a प्लस 26d, एक डी आपको कम करना है। और इसी के साथ आपका क्या हो गया, 5 चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है, वो देखिए क्या,
दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से उनके अमाप समान ना हो, मतलब माप, उनका माप जो हो समान ना हो, लेकिन देखिए आकार एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो लेकिन माप बराबर हो चाहे बराबर ना हो, रूप से अनेक असमाप ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। फिर से एक बार, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अनेक अमाप उनके अमाप समान ना हो तो उसे समरूप आकृतियां कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं समरूप आकृति होती कैसे हैं। देखिए ये दोनों का, देखिए दोनों का देखेंगे अगर आप तो इन दोनों का आकार एक जैसा है, जैसे ये है वैसे ये है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें माप से कोई मतलब नहीं, हमें केवल देखना है आकार इनका सेम है कि नहीं। तो आकार सेम है इसलिए ये दोनों समरूप आकृतियां हैं। देखिए लिखा गया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये त्रिभुज इसके समरूप है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है, देखते हैं कि सभी सर्वाक्षम आकृतियां समरूप होती हैं। जो भी आकृतियां सर्वाक्षम होती हैं वे क्या होती हैं? समरूप होती हैं। सर्वाक्षम क्या होता है? सर्वाक्षम ये होता है कि कोई भी दो आकृति जिसका आकार भी सेम हो और उसका माप भी सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाक्षम कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वे आकृतियां समरूप होती हैं। ठीक है, चलिए मतलब कोई त्रिभुज होगा, अगर उसमें उनका संगत कोण क्या हो? बराबर हो और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करें, उनको एक बराबर भागों में बांटे तो क्या होता है? वह आकृतियां समरूप होती हैं। जैसे मान लीजिए बाय द वे अगर बात की जाए, इसी त्रिभुज को ले लेते हैं और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, एक अलग ले लूँ और कोई भुजा ले लूँ, ऐसे ही ले लूँ, और ये भुजा क्या करे कि इस पूरे त्रिभुज को देखिए दो भागों में बांटे, दो बराबर भागों में समान अनुपात, यानी इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो, इन दोनों का बट्टा के बराबर हो, तो कहेंगे कि जो छोटा वाला त्रिभुज है ऊपर, ये देखिए ऊपर आ सकता है, यहाँ पे ए और डी ई नाम दे सकते हैं आपका, यहाँ पे डी नाम दे सकते हैं, इसका ई नाम दे सकते हैं, तो आपका आ जाएगा ए डी ई आ जाएगा, समरूप आ जाएगा पूरे बड़ा का ABC के समरूप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सेम उसी का, देखिए उसी का विलोम है और कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको, समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर। तो देखिए ये रेखा इसके समांतर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि और यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर हो और वह रेखा शेष त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब कह रहा है कि भाई अब उसका उल्टा कर लेते हैं, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये क्या करेगी? इनके भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब इन दोनों का अनुपात अब बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे दिया गया है, देखिए त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, देखिए DE समांतर है BC के समांतर है ना, तो देखिए क्या होगा? इनका अनुपात AD बट्टा ये BD है ना, इनका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात का, AE बट्टा EC होगा। चलिए आप समझ गए। और यहाँ पे देख सकते हैं AD बट्टा BD ये वाला, और बराबर होगा AE बट्टा BC, E बट्टा यहाँ पे देखिए EE बट्टा क्या होगा? EC होगा। ठीक है, ECE कह सकते हैं, ठीक है, CE कह सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? A + B A + C, मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर 6 भी समाप्त हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।